प्यारे बच्चों सुप्रभात। जो आज हम वाक्य पढ़ेंगे, वाक्य क्या होता है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य किस प्रकार से उसकी रचना होती है, कितने प्रकार होते हैं, तो इस पर हम 2 वीडियो बनाएंगे। आपके सामने पहली वीडियो है, खास करके क्लास 9th के जो बच्चे होते हैं उनका जो सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का, जो आपका सिलेबस है उसमें जो वाक्य है, वाक्य की रचना या कह सकते हैं वाक्य का जो भेद है या प्रकार है वो 2 प्रकार का होता है। वाक्य कैसे बनते हैं, वाक्य 2 प्रकार से बनते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जिन वाक्यों के बारे में हम पढ़ते हैं या जानते हैं, ये क्लास 9th का सिलेबस है। और रचना के आधार पर वाक्य क्या है, कैसे बनते हैं, जैसे कि संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ये आपके क्लास 10th लेवल का सिलेबस है। तो आज हमारा जो पहला वीडियो है हम उस पर वीडियो बनाएंगे जो आपके क्लास 10th लेवल का है। अभी आप क्लास 9th लेवल पे जो पहला वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, या आप अभी आप देख रहे हो, ये हम अर्थ के आधार पर, जो कि आपके क्लास 9th का मुख्य तौर पर बताया गया सिलेबस है, उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। अर्थ के आधार पर हम वाक्य को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि वाक्य होता क्या है। अगर हम कहते हैं वाक्य, तो वाक्य क्या होता है? सार्थक शब्दों का समूह। जब हम बोलते हैं तो किसी सार्थक शब्दों का समूह जो कोई अर्थ देता है, कोई भाव देता है, कोई विचार देता है, तो उसे हम कहते हैं वाक्य। जैसे हमने बोला, कोई भी शब्द हम बोलते हैं, जैसे कि राम घर जाता है, तो जब हमने ये सब, ये राम एक शब्द है, घर एक शब्द है, जाता एक शब्द है, तो इन शब्दों का जो समूह बना, मतलब जब इनका कलेक्शन बना, जो एक जगह हमने इकट्ठा किया, इसके बाद जो इससे भाव निकला, विचार निकला, इससे जो अर्थ निकला, वो हम समझ पाते हैं, इसे हम कहते हैं वाक्य। यानी कि किसी सार्थक शब्दों का वह समूह जिससे कोई भाव, विचार हमें प्रकट होता है या प्राप्त होता है, हम समझ पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वाक्य। ठीक। अब अगर हम देखना चाहेंगे तो जैसे हम कहते हैं कि वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। जैसे इंग्लिश में आप, जैसे वाक्य के क्या अंग होते हैं? वाक्य के अंग। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना कि राम इज गोइंग टू होम, राम इज गोइंग टू होम, यानी कि हिंदी में अगर उसको हम बोले तो राम घर जा रहा है। राम क्या है? अगर इंग्लिश में हम देखते हैं तो जो वहां पे सब्जेक्ट है, राम क्या है? एक सब्जेक्ट है। और इस वाक्य में या इस लाइन में, इस सेंटेंस में, इंग्लिश में बोले तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है राम। इसके अलावा जो भी चीजें हैं उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट। उसी तरह हिंदी में जब हम कहते हैं, देखिए जैसे उसी तरह जब हम हिंदी में बोलते हैं, जैसे कि राम घर जा रहा है, तो ये जो राम है, जिसके बारे में, किसके बारे में बात की जा रही है? राम के बारे में। क्या बात की जा रही है? कि घर जा रहा है। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है। हिंदी में उसे उद्देश्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। उद्देश्य यानी जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है उसे हम बोलते हैं उद्देश्य, इंग्लिश में सब्जेक्ट। जो बात की जाती है, क्या बात की जाती है? जो बात की जाती है वो सारी चीजें क्या आती हैं? विधेय या प्रेडिकेट में आती है। यानी कि घर जा रहा है, ये चीज क्या हो जाएगा? विधेय। अब आप समझ गए होंगे कि राम घर जा रहा है, राम घर जा रहा है, ये एक सार्थक शब्दों का समूह है। ये एक सार्थक शब्दों का समूह है जो कोई भाव या कोई विचार हमको दे रहा है। उन विचारों के माध्यम से हम कुछ समझ पा रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे राम घर जा रहा है, एक वाक्य है। अगर हमसे कहा जाए कि इसमें
पार्ट्स क्या है या अंग कौन कौन से हैं, तो दो अंग होते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिसे इंग्लिश में हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी कहते हैं। तो जिसके बारे में भी बात की जा रही है, कौन घर जा रहा है, तो राम घर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, घर जा रहा है, यानी जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य हो गया, वो उद्देश्य हो गया। क्या बात की जा रही है, वो विधेय हो गया। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि वाक्य के कितने अंग होते हैं, तो आप कहोगे सर दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में उद्देश्य का मतलब वह जिसके बारे में बात की जा रही है, जो बात की जा रही है वो विधेय है, जो बात की जा रही है, जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य है, यानी सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बारे में क्या बात की जा रही है वो प्रेडिकेट हो गया या विधेय हो गया। अब जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल हम लें, जैसे रीता खाना बना रही है, रीता खाना बना रही है, तो किसके बारे में बात की जा रही है, रीता के बारे में बात की जा रही है। क्या कर रही है, वो खाना बना रही है। तो जिसके बारे में बात की जा रही है उसको हम बोलते हैं उद्देश्य, यानी कि रीता यहां पर क्या हो गई, उद्देश्य। उद्देश्य कह सकते हैं कि रीता यहां पर क्या है, उद्देश्य। और रीता के बारे में जो भी बात की जा रही है वो सब विधेय का पार्ट है, ये सब विधेय के भाग हैं। अब जहां तक मुझे लगता है, आप रचना क्या है, वाक्य क्या है, तो आप बोलोगे सार्थक शब्द, किसी भी सार्थक शब्दों का समूह जो भाव या विचार देता है उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। जिसके बारे में बात की जाती है उसे उद्देश्य कहते हैं, और जो बात की जाती है या जो उसके बारे में कहा जा रहा होता है, जो बताया जा रहा होता है, उसे विधेय कहते हैं। चलिए हम इसके आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया, देखिए ध्यान से देखिए कि बारी बारी से चीजों के बारे में बताएंगे आपको, आप देखते रहिए। पहले ही हमने आपको बताया कि जो वाक्य के अंग हैं वो उद्देश्य और विधेय। अब जो है वाक्य की संरचना होती कैसे, वाक्य बनता कैसे, तो वाक्य के भेद या प्रकार उसे हम बोलते हैं, मतलब कितने प्रकार से बनता है उसे कह सकते हैं, कैसे मतलब उसका निर्माण होता है। तो अर्थ के आधार पर उनका भेद देखा जाता है और रचना के आधार पर उनका भेद देखा जाता है। मतलब किसी भी वाक्य को पहचानने के दो प्रकार हैं या दो भेद हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर जो वाक्य हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस या पूरा जो हमारा मुद्दा है जिस पर हम बात कर रहे हैं वो अर्थ के आधार पर हम किसी वाक्य को कैसे पहचानते हैं, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो हम इसको मिटाते हैं और इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि रचना के आधार पर जैसे संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, इसको कैसे पकड़ते हैं, कैसे जानते हैं कि कौन सा वाक्य साधारण वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हमारा पूरा जो ध्यान है वो ये देखने पे है कि अर्थ के आधार पर जैसे किसी चीज का अर्थ निकले तो हम कैसे तय कर पाएंगे कि इस वाक्य कौन से, ये जो वाक्य किस प्रकार का है, किस तरह का है। आइए देखा जाए। तो हमने आपसे बताया, देखिए जो अर्थ के आधार पर हम देखने जा रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य ये टोटल 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार का होता है। जैसे आप इंग्लिश में सुने भी होंगे, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस करके सुने होंगे, उसको हम हिंदी में देखने जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उस चीज को हिंदी में भी या हिंदी व्याकरण में भी हम पढ़ते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, यानी अर्थ के आधार पर जो हमारा प्रकार होता है वो टोटल 8 प्रकार का वाक्य होता है, और इसको हम बारी बारी से आपको बताने जा रहे हैं। जो देखिए, ठीक है, जो टोटल 8 प्रकार हैं इसको हम देखते हैं। जैसे पहला हमारा है विधान वाचक वाक्य।
विधानवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, ठीक है। और जो दूसरा है हमारा, देखिए, निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा हमारा जो पार्ट है, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। जो चौथा पार्ट हमारा है, शर्तबोधक वाक्य, सॉरी, ठीक। अब देखिए, जो टोटल अभी हम 4 देखते हैं पहले, इसके बाद नेक्स्ट 4 को देखा जाएगा। अब देखिए, जैसे आपसे कहा जा रहा है विधानवाचक वाक्य, ऐसा कोई भी वाक्य जिससे कुछ कार्य करने का मतलब पता चलता है। मतलब हमें जब संज्ञान में हम लेते हैं किसी वाक्य को पढ़ते हैं, तो जब हमें पता चलता है कि इस वाक्य में कुछ कार्य हो रहा है, तो उस वाक्य को हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य। जैसे एक एग्जाम्पल देखिए, राम घर जा रहा है। अभी हमने इसको पहले भी बताया। अब कुछ कार्य हो रहा है कि नहीं? राम घर जाने का काम कर रहा है, राम घर जाने का काम कर रहा है, इसलिए इस वाक्य में क्या हो जाएगा? विधानवाचक वाक्य, ठीक है, विधानवाचक वाक्य। अब जैसे सीता खा रही है, रीता खाना बना रही है, या शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, या कह सकते हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। बच्चे क्या काम कर रहे हैं? यानी जब ये वाक्य हमने पढ़ा तो हमें मतलब अंदाज हो गया कि कुछ कार्य हो रहा है, खेलने का, खाना बनाने का, घूमने का, घर जाने का। तो किसी भी वाक्य को जब हम पढ़ते हैं तो उसके बाद जब हमें इस चीज़ का पता चलता है कि इसमें कुछ कार्य हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? विधानवाचक वाक्य, ठीक है। अगला देखिए, जैसे आप इसमें चाहे कुछ एग्जाम्पल और देख सकते हैं। जैसे राघव चला गया, राघव चला गया, यानी कि राघव के चले जाने की बात हमसे की जा रही है, ठीक है। अगला वाक्य देखिए, जो हम निषेधवाचक वाक्य का मतलब निगेटिविटी से, न होने से मतलब। निषेधवाचक का सीधा सा मतलब हमारे लिए रहेगा, जैसे कि सीता खाना नहीं बना रही है, बच्चे मैदान में खेल नहीं रहे हैं, शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं, आज स्कूल नहीं चल रहा है, यानी जिससे कार्य न होने के बारे में पता चले, वो निषेधवाचक है। जब हम कहते हैं आज स्कूल चल रहा है, शिक्षक आज पढ़ा रहे हैं, राम घर जा रहा है, राघव खाना खा रहा है, तो यानी कार्य होने के बारे में बता रहा है, तो वो विधानवाचक वाक्य। इसी का जस्ट उल्टा है, जब काम न होने के बारे में हमें संज्ञान में आए हमारे, या पता चले हमको ऐसा कोई भी वाक्य जिसको पढ़ने के बाद लगे कि ये काम नहीं हो रहा है, तो वहां निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब अगला प्रकार आप देखिए, जैसे प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तुम क्यों घर जा रहे हो? क्या तुम घर जा रहे हो? क्या टीचर आज स्कूल आएंगे? क्या शिक्षक आज स्कूल आएंगे? तो ऐसे वाक्यों को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है। जैसे इसमें एक एग्जांपल देख लीजिए, आज राधा क्यों आई थी? आज राधा क्यों आई थी? मतलब जहां पर हमको पढ़ते ही ये पता चल जाए या अंदाज लग जाए कि यहां पर निगेटिव बात की जा रही है, जैसे सॉरी निगेटिव कह रहे हैं, प्रश्नवाचक, क्यों, कब, कहां, कैसे, कितना, ये सब जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ना, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सब जो शब्द है, ये शब्द बताते हैं, ये शब्द बताता है कि ये जो शब्द है, इसको देखते ही आप तुरंत समझ जाएंगे कि जो सेंटेंस है या जो वाक्य है वो प्रश्नवाचक वाक्य है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल अगर आप देखना चाहें, जैसे मान लो आज राम क्या कर रहा होगा? आज राम क्या कर रहा होगा? देखिए क्या,
क्या, कब, क्यों, कैसे, कितना, किधर, कहाँ, कब, ये जो शब्द हैं ये किसी भी वाक्य में तुरंत ये बताने का काम करते हैं कि वह वाक्य जो है प्रश्नवाचक वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए जो हमारा अगला प्रकार है, जो हमारा अगला प्रकार है उसके बारे में देखा जाए। शर्तबोधक या शर्तबोधक वाक्य। जैसे सीधी सी बात है कि मतलब आप एक तरीके से शर्तबोधक को कह सकते हैं कि संदेहार्थक भी, मतलब शर्तबोधक वाक्य को आप चाहें तो दूसरे शब्दों में संदेहार्थक। अगर राम आज आता तो मैं चला जाता, यानी ये क्लियर नहीं है, ये शर्त है एक तरीके से, यदि राम आता तो मैं चला जाता, यदि आज वर्षा होती तो फसलें अच्छी होती, यदि आज बरसात हो जाती तो स्कूल आज नहीं खुलता। ये सब मतलब ये जो आप शब्दों को जब सुनेंगे तो उन शब्दों से ही आपको अर्थ निकालना है। और कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो ये बता देते हैं कि हम विधानवाचक हैं कि निषेधवाचक हैं कि प्रश्नवाचक हैं कि शर्तवाचक हैं। अब जैसे कब, क्या, कैसे, कहाँ, क्यों, कितना, जब जैसे ही शब्द आप सुनते हो तो कहते हो सर ये प्रश्नवाचक वाक्य है। राम जा रहा है, सिंपल सेंटेंस में आ गया तो राम इज नॉट गोइंग, तो आप तुरंत कहते हो सर ये निषेधवाचक है या नेगेटिव वाक्य है, नेगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह शर्तबोधक, यदि मैं आऊंगा तो वह जाएगा, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ये शब्द जैसे यदि आज वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि आज धूप खिलती तो हम लोग क्रिकेट खेलते। ये जो शब्द है ये तय करते हैं, आप शब्दों को सुन के ही समझ जा रहे हैं कि शर्तबोधक है, क्योंकि संदेह है कि यदि आज वर्षा हुई, शर्त यही है कि यदि आज वर्षा हुई तो स्कूल बंद होगा या तो फसलें अच्छी होंगी, यदि वह आएगा यानी एक शर्त है, यदि वह आएगा तो मैं जाऊंगा। ठीक, तो इन शब्दों से हम जो है मतलब इन शब्दों के आधार पर हम वाक्यों का चयन करते हैं कि वो निषेधवाचक है, विधानवाचक है, प्रश्नवाचक है, शर्तबोधक है। हमने आपको टोटल बताया कि 8 प्रकार होते हैं, अगले 4 प्रकार देखा, अगले 4 प्रकार को और देखिए। जो हमारे पार्ट है देखिए, जैसे संदेहार्थक वाक्य, ये 5वां प्रकार है हमारा। 6ठा प्रकार है विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मयादि बोधक वाक्य। 7वां प्रकार देखिए इच्छाबोधक वाक्य, इच्छाबोधक वाक्य। और 8वां प्रकार जो हमारा है वो है आज्ञार्थक, यानी आज्ञा से सूचित, आज्ञा जिसमें मिले हमें, आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य। अब देखिए जैसे अब यहीं पर आप चाहें एक बार फिर से देख लीजिए, ये जो आपको कंफ्यूजन क्लियर करना जरूरी है, शर्तबोधक और जो है कि संदेहार्थक, इसमें क्या अंतर है। देखिए जैसे अभी हमने यहाँ पर भी पढ़ा था विधानवाचक वाक्य, ये पढ़ा था निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। और अभी हमने एक और पढ़ा प्रश्नवाचक, और हमने एक पढ़ा शर्तबोधक। अब देखिए आपको जो बेसिक अंतर समझना है इस शर्तबोधक में और संदेहार्थक, इन दोनों शब्दों में। जैसे हमने कहा कि यदि वह आता तो मैं जाता, यदि आज वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यानी एक तरीके संकेत भी है और कह सकते हैं आपकी शर्त भी है। शर्त क्या लगी है, यदि वो आएगा तो मैं चला जाऊंगा, यदि आज वर्षा होगी फसल पक्का अच्छी होगी। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि मतलब यहाँ पर क्या हम एक तरीके से शर्त की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम संदेहार्थक वाक्य की बात करते हैं, शायद आज वह घर आए,
जैसे हम लोग क्रिकेट पसंद करते हैं तो कहते हैं ना कि शायद आज रोहित शर्मा मैच में खेले। जैसे ही शायद शब्द जुड़ा तो तुरंत हमारे मन में क्या आ गया, संदेह आ गया कि अरे कुछ गड़बड़ है, मे बी पॉसिबिलिटी ये है कि मे बी या जो खेले। तो कोई भी शब्द ऐसा या कोई भी ऐसा शब्द शर्त के लिए यदि वह आया तो मैं जाऊंगा। तो हमको जो बेसिक अंतर इस शर्त बोधक में और ये संदेहार्थक में ये समझना है कि संदेहार्थक शब्द में सीधे शायद वह आए, शायद मैं जाऊं, शायद मीरा आज नाचे, शायद आज हमारे कक्षा अध्यापक स्कूल आए। तो जब शायद शब्द लगते ही संदेह की बात हो गई, क्योंकि क्लियर नहीं है, ये क्लियर मैसेज नहीं है कि वह आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे शब्दों को हम क्या, ऐसे वाक्यों को क्या कहेंगे, शायद ही आज हमारे कक्षा अध्यापक स्कूल आए, तो ऐसे वाक्यों को हम बोलेंगे संदेहार्थक वाक्य। और जब शर्त बोधक वाक्य की बात किए थे, यदि वह आएगा तो मैं चला जाऊंगा, यदि बरसात होगी तो हम फसल अच्छी होगी। यानी आप अपनी खुद जब इस सेंटेंस को बोलेंगे, इस वाक्य को बोलेंगे, तो आपको अंदाज लग जाएगा कि प्रश्नवाचक है कि निषेधवाचक है कि शर्त बोधक है कि संदेहार्थक। अब जैसे हम देखिए विस्मयार्थ बोधक वाक्य की बात कर रहे हैं, देखिए जब हम विस्मयार्थ, ये विस्मयार्थ का सीधा सा मतलब होता है विस्मय। विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य। विस्मय का सीधा सा मतलब होता है आश्चर्य। ठीक है, आप देखिए जैसे विस्मय का मतलब जैसे वाह ताजमहल कितना सुंदर है, आह वह कितनी अच्छी है। मतलब किसी भी चीज को हम देखते हैं, जैसे कि ताजमहल देखने गए तो हम क्या कहते हैं, आह ताजमहल कितना सुंदर है। तो यानी कि उसको देखते ही हमारे मन में आश्चर्य की भावना आ गई। कोई भी ऐसा शब्द जिसको बोलते ही, किसी वाक्य में पढ़ते ही आश्चर्य की फीलिंग अगर हमारे दिमाग में आती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विस्मयादिबोधक वाक्य। विस्मयादिबोधक वाक्य। और देखिए जैसे देखना चाहे तो देखिए वाह वह कितना मधुर गाना गाया, वह कितना मधुर गाना गाया, वाह कितना वह मधुर गाना गाया। ठीक है, अब देखिए जैसे अगला वाक्य हमारा है इच्छाबोधक वाक्य। जब हम बात करते हैं कि हमारा जो अगला वाक्य है वो क्या है, इच्छाबोधक वाक्य। अब देखिए भगवान आपका भला करे, ये इच्छा है मेरी। भगवान करे आप अपनी कक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, ये मेरी इच्छा है। यानी कोई भी ऐसा शब्द जिसको सुनते ही लग जाए कि यहां पर जैसे हम इच्छा भी प्रेजेंट कर रहे हैं कि काश मैं चाहता हूं तुम घर जाओ, मैं चाहता हूं तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओ, मैं चाहता हूं कि तुम दिल्ली घूम आओ। इन शब्दों मेरी इच्छा है कि तुम जबलपुर घूम आओ। ये जो शब्द हैं ये दिखाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इच्छा बोधक वाक्य की बात कर रहे हैं। छुट्टियां होने वाली हैं, दीपावली की छुट्टी होने वाली है, आपकी दीपावली मंगलमय हो। ये शब्द क्या है, ये इच्छा बोधक शब्द है जो आपको ये बताते हैं कि आपको क्या करना है। इच्छा बोधक वाक्य जैसे और भी आप शब्द सोच सकते हैं, मेरी इच्छा है कि आप मैथ्स में अच्छे नंबर पाएं, मेरी इच्छा है कि आप अपने सभी विषयों में अच्छा प्राप्तांक पाएं। ये जो इच्छा मतलब ये जो शब्द हैं ये बता रहे हैं इच्छा बोधक वाक्यों को बता रहे हैं। ठीक है, अब आपका अंतिम जो है हमारा जो अंत वाला जो 8वां प्रकार है वह शब्द है आज्ञार्थक शब्द। इसके पहले हम विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, शब्दबोधक और यहाँ पर एक वो भी पढ़े थे जो हमने पढ़ा था संदेहार्थक। उसको भी एक बार लिख देते हैं फिर आपको रिपीट करा देते हैं। संदेहार्थक वाक्य, ठीक है, इसके आधार पर हम आपको बता देते हैं। अब जैसे आज्ञार्थक वाक्य जो हमारा 8वां प्रकार है, तुम चुपचाप बैठो। एक तरीके से मैं आपको ऑर्डर दे रहा हूं कि तुम चुपचाप बैठो। सिर्फ राधा गाना गाएगी,
यहाँ पर आज कोई भी गायन का कार्यक्रम नहीं होगा। ये क्या है? आज्ञार्थक वाक्य है। तुम चुपचाप क्लास में बैठे रहो। तो ऐसे शब्दों को सुनते ही लग जा रहा है कि ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। जहां जिस वाक्य से आपको लगे कि यहां ऑर्डर की बात की जा रही है, मतलब आज्ञा दी जा रही है, आज्ञा है, एक तरीके से आदेश है मेरा कि आपको ये करना है, तुम चुपचाप बैठो, तो वहां क्या हो जाएगा? आज्ञार्थक वाक्य। अब देखिए, अभी हमने आपको बताया संदेहार्थक वाक्य। अब जैसे आप चाहो तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, शर्तबोधक, संदेहार्थक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक और आज्ञार्थक वाक्य। यानी हमने बताया आपको कि वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का एक समूह जो कोई भाव या विचार देता है, उसे वाक्य कहते हैं। जब हमने वाक्य की बात की थी तो उसके जो अंग होते हैं, दो होते हैं, इंग्लिश में जिसे हम सब्जेक्ट प्रेडिकेट कह रहे हैं, वो यहाँ पर उद्देश्य और विधेय के बारे में है। उद्देश्य क्या है? जिसके बारे में बात की जा रही है वो उद्देश्य हो गया, जो बात की जा रही है वो क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। जैसे राम घर जा रहा है, अभी मैंने आपको बताया राम घर जा, तो राम के बारे में बात की जा रही है, राम उद्देश्य हो गया। कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? घर जा रहा है, जो बात उसके बारे में की गई, घर जा रहा है, ये विधेय हो गया। अब क्या है, मतलब वाक्य बनते कैसे हैं? तो दो प्रकार से, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार हैं, जो आपके मुख्यतः आप सभी बच्चों के लिए क्लास 9 का सिलेबस होता है। क्लास 10 के में हम देखते हैं रचना के आधार पर संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, उसका भी अगला वीडियो मैं बना दूंगा आपके लिए। तब तक मैं आपके संदेहार्थक, विस्मयादिबोधक, इच्छाबोधक, आज्ञार्थक वाक्य देखते हैं। अब जैसे अब मैं आपको बताऊं, जैसे आप लोग छोटे बच्चे हैं, अगर आप देखते होंगे जब आप हिंदी का पेपर देने जाते होंगे या किसी सब्जेक्ट का पेपर देने जाते होंगे तो वहां क्या लिखा रहता है? ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। हिंदी में लिखा रहता है सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए या सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। ये क्या एक तरीके से आज्ञार्थक वाक्य है। जो आज्ञार्थक वाक्य हो ना, आप हमेशा जाते हैं पेपर में, सबसे पहला नोटिफिकेशन यही होता है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। हिंदी के पेपर देने जाते लिखा होता है सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है या सभी प्रश्नों के उत्तर लिखिए, तुम चुपचाप क्लास में बैठे रहो, मेरा आदेश है तुम यहां से नहीं हिलोगे। तो ये सब आज्ञार्थक होगा। इच्छाबोधक, दिवाली आपकी मंगलमय हो। आप देखिए, आप जब कहीं जाते हैं रास्ते में, बड़े बड़े नगर पालिका, नगर पंचायत या नगर परिषद के पहले या किसी बड़ी सिटी में एंट्री लेते हैं आप, तो उसके पहले लिखा रहता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये मेरी इच्छा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। कोई भी सेंटेंस जब आप वहां पढ़ते हो, जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं डेली लाइफ यूज में भी होता है। आप जब भी कभी बाइक से, कार से या घर से कहीं जा रहे होते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड या बैनर्स पे लिखा होता है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। ये मेरी इच्छा है। जब हम विस्मयादिबोधक की बात करते हैं, जैसे हमने कोई आश्चर्यजनक चीज कोई भी देख ली, जैसे किसी ने बरसात, बाप रे कितनी बरसात हो रही, कितना सुंदर ताजमहल है, कितना बड़ा हाथी आज आया था, आज इतनी बरसात हुई पूरा डैम हमारा भर गया था। उस डैम को जब हम देखने जाते हैं तो हमारी आश्चर्य से चकित हो जाते हैं। क्रिकेट देख रहे होते हैं तो कोई बहुत लंबा छक्का जब कोई मार दिया कहते कितना बड़ा छक्का मार दिया, तो जिसमें संदेहार्थक शायद यह काम हो, शायद मैं आ जाऊं, शायद मैं घर जाऊं, शायद वह आए। विधानवाचक सिंपल सेंटेंस जो हमारा है, विधानवाचक राम घर जा रहा है, निषेधवाचक राम घर नहीं जा रहा है, प्रश्नवाचक राम क्यों घर जा रहा है, और शर्तबोधक शायद वह आए तो मैं जाऊं, वह आएगा तो मैं जाऊंगा। तो इस आधार पर जो है आपको मैंने अर्थ के आधार पर जो चीजें आपको मैंने बता दी, इसको एक बार आप पढ़िएगा, इसके बाद एक बार अपने नोट से पढ़िएगा और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये पूरी चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। और सबसे बेटर है कि इसको आप अंग्रेजी के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो इससे आपका वहाँ का भी ग्रामर का पार्ट इसी के साथ साथ तैयार हो जाएगा। आपको जो मेन समस्या आएगी शर्तबोधक और संदेहार्थक, इसको ध्यान रखना है। शर्त और संदेह में क्या अंतर होता है? शायद मैं आऊँ संदेहार्थक, वह आए तो मैं जाऊँ शर्तबोधक। ठीक है, तो इस 8 प्रकार को आप देख लीजिएगा, इसके बारे में हम आपको बता दिए हैं। और अब अगली वीडियो जो है उसमें हम आपको रचना के आधार पर वाक्य को कैसे पकड़ते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।